हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम गोइंग डिस्कस करने जा रहे हैं नागपुर एम्स के आंसर की। सो इसमें हम फर्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वीडियो में। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उस एग्ज़ाम का, नागपुर एम्स का जो डेट था डेट इज़ 28 फैब में हुआ था 2020 में। सब्जेक्ट क्या था? नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 2 का एग्ज़ाम था। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये था नागपुर एम्स में, संकेन फंटनले इज अ साइन ऑफ। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, टर्नर सिंड्रोम, हाइड्रोसेफलस, डाउन सिंड्रोम एंड डिहाइड्रेशन। सो करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जो फंटनल है, फंटनल यहाँ पे हम लोग एंटीरियर फंटनल की बात करें जिसको ब्रेगमा भी कहा जाता है, जो 18 मंथ में क्लोज होता है, जहाँ पे पल्सेशन फील होता है जब कोई भी बेबी क्राई करते हैं एंड इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी हाई होता है, तभी वो फंटनले बल्जिंग हो जाते हैं। बट यहाँ पे संकेन मीन्स डिप्रेस फंटनले तभी होता है इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। बट यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है, सेम क्वेश्चन दूसरा एग्जाम में भी रिपीट होते हैं, बट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है हम लोग ऑप्शन को नहीं देखते, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को दे देते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है टर्नर सिंड्रोम। सो ये जो टर्नर सिंड्रोम है, फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, टर्नर सिंड्रोम को गोनाडल डिसजेनेसिस भी कहा जाता है। उसमें होता है कि जो फीमेल में, आपको पता है फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है दैट इज डबल एक्स 2x होती है। बट यहाँ पे इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम एक फीमेल का एक क्रोमोसोम एब्सेंट होती है, उस कंडीशन को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। हाइड्रोसेफलस आपको पता है, जो हमारी सेरेब्रल फ्लूइड ज़्यादा एक्युमुलेशन होके एक्सट्रीमली कलेक्शन हो जाती है, हेड लार्ज हो जाती है, उसको कहते हैं। एंड डाउन सिंड्रोम ऑल्सो दैट इज ट्राइसोमी 21, जिसमें 21 नंबर क्रोमोसोम 3 होते हैं, उसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। सो नेक्स्ट विल डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में था, ए नर्स डेमोस्ट्रेट केयरिंग, सिंसियरिटी, एम्पैथी एंड ट्रस्टवर्थीनेस, इट्स एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखिए फर्स्ट इज थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट इंटरेक्शन, सेकेंड लीगल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन, थर्ड में एथिकल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन, फोर्थ इमोशनल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन। तो ऑफकोर्स ये बहुत इजी था, आप सबको पता है, इसका करेक्ट आंसर वही है, थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट इंटरेक्शन। क्योंकि आपको पता है थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में हम लोग पेशेंट को अच्छे से केयर करते हैं, सिंसियरिटी, सिंपैथी, एम्पैथी एंड एक ट्रस्ट भी, एक IPR इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। सो नेक्स्ट विल सी द क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। सो हियर क्वेश्चन इज, वन फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज। यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम P फॉर पीस होता है, जिसमें रिलैक्स होकर सारे फंक्शन होती है, एंड सिंपैथेटिक में S फॉर स्ट्रेस, जो सारे एबनॉर्मल फंक्शन है। तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एग्जाम्पल बोले हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट, मीन्स हार्ट बीट ज़्यादा इंक्रीज होना। तो आपको पता है आप जब स्ट्रेस में होती हो, डर जाती हो, ऐसे सिचुएशन आते हैं हैंडल नहीं कर पाते, तो हम लोग को पल्पिटेशन हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स वो स्ट्रेस है। तो इस सिंपैथेटिक का ऑप्शन है, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन, स्टिमुलेटिंग स्वेट ग्लैंड। आपको स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट होना, पसीना आना कब होती है, जब आप स्ट्रेस में होती हो तब भी ना, तो दैट इज ऑल्सो सिंपैथेटिक का फंक्शन है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हियर मसल। हियर मसल जो हमारा मस्कुलर हियर फॉलिकल से उसका मसल कंट्रैक्ट हो जाती है। आपको कभी कभी दिखते हैं ना आपके हेयर वगैरह एकदम ठंडा में, बट कुछ ऐसा सिचुएशन में कंट्रैक्शन हो जाता है, तो वो भी कब होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होती है, दैट मीन्स वो सिंपैथेटिक का है। पैरासिम्पैथेटिक का क्या है, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल। हमारी आई का जो पीपल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कब होती है, हम लोग नेचुरली नॉर्मली पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है, बट हम जब गुस्सा करते एकदम एंग्री में होते उस कंडीशन में हमारी आँख बड़ा बड़ा हो जाता है, दैट मीन्स हमारी जो पीपल है वो डायलेट हो जाती है, तो वो स्ट्रेस में डायलेट होती है, दैट मीन्स सिंपैथेटिक का है। बट यहाँ पे हमारी क्वेश्चन क्या था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एग्जाम्पल। सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दैट इज constriction of pupil. Next we will see the question number 4.
मॉडिफाइड ECT इज नॉट गिवन फ्रिक्वेंटली ऑन रूटीन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ। यहाँ पे बोला मॉडिफाइड ECT जो है, आपको पता है डायरेक्ट ECT एंड मॉडिफाइड ECT होती है। ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है, मॉडिफाइड में क्या होती है कि यहाँ पे मस्कुलर मसल रिलैक्सेंट दी जाती है, तो उस कंडीशन में एनेस्थेटिक होना ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए हमेशा नहीं अवेलेबल होती है, इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। बट डायरेक्ट ECT में कोई भी मसल रिलैक्सेंट नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में एनेस्थेटिक होना ज़रूरी नहीं है। बट हमारी ऑप्शन ये है मॉडिफाइड ECT क्यों नहीं देते, इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिक। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। भी यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस, बोन प्रॉब्लम, दिस MI, दिस इज हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तो ये सारे ऑप्शन नहीं है, तो फर्स्ट इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट विल सी द क्वेश्चन नंबर 5 क्या आया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन। सो आपको वो भी देख लेना है, जो थेरापेटिक है देन नॉन थेरापेटिक है। कभी कभी दूसरा ऑप्शन भी एग्जाम में आते हैं। थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या है, जैसे कि पेशेंट आपको कोई भी कंप्लेन करे, कोई भी उनका परेशानी हो, तो दे यू हैव टू लिसन। ऐसा नहीं कि आप शुरू में एडवाइस देने शुरू करें एंड वो चीज़ नहीं कर सकते। सो जब हम एडवाइस देते हैं तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आप किसी को एडवाइस देंगे तो कोई आपका बात नहीं सुनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन देम। तो गिविंग एडवाइस कभी थेरापेटिक कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, दैट इज़ नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन है, ध्यान रखिए। बट फोकसिंग, पैराफ्रेजिंग, रीस्टार्टिंग, दीज आर ऑल दिस थेरापेटिक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में था द जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज कॉन्टेन्ड इन। यहाँ पे पूछा है जो DNA है, वो जेनेटिक मटेरियल जो DNA है किस में पाया जाता है। तो आपको पता है जो सेल है, सेल का सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA पाया जाता है, DNA के अंदर में क्रोमोसोम पाया जाता है, और ये बाकी सेल बॉडी है, राइसोसोम, लाइपोसोम, गल्गी बॉडी, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारे सेल में रहता है। बट सेंटर में क्या रहता है, दैट इज न्यूक्लियस है, एंड न्यूक्लियस विल फाइंड आउट द DNA। सो हमारी राइट ऑप्शन DNA है। नेक्स्ट विल सी which of the following statement is not applicable to using evidence based practice, एविडेंस बेस्ड इन नर्सिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे बोला कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम ऑप्शन सेकेंड देखते हैं। एविडेंस यूज्ड इन नर्सिंग प्रैक्टिस मस्ट बी अप्राइज्ड फॉर द वैलिडिटी एंड एप्लीकेबिलिटी। ये तो सही है, क्योंकि नर्सिंग प्रैक्टिस में आपको ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, उस वैलिड करने के लिए हम लोग एविडेंस बेस्ड करते हैं, बेस्ट क्वालिटी केयर देने के लिए भी करते हैं, एंड प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए, प्रॉपर एविडेंस देखने के लिए भी करते हैं। बट जो फर्स्ट ऑप्शन है, दिस इज यूज ऑफ रिसर्च एविडेंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस डजंट नीड टू इवैल्यूएट आफ्टर यूज ऑफ इम्प्लीमेंटेड। फर्स्ट ऑप्शन में ये कहा कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है ना, इवैल्यूएट करने का ज़रूरत नहीं, दैट इज स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमेशा यू शुड इवैल्यूएट, यू हैव टू इवैल्यूएट। तो यहाँ पे पूछा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो फर्स्ट वाला इज गलत, रॉन्ग। सो नेक्स्ट विल सी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हाइजीन फैक्टर थ्योरी एंड मोटिवेशनल फैक्टर थ्योरी आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ। दैट मीन्स कौन सा थ्योरी का की कॉन्सेप्ट है, आपने सुना होगा ना, टू फैक्टर थ्योरी। ये जो टू फैक्टर थ्योरी है दैट इज हार्जबर्ग थ्योरी, कोई टू फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। उनमें जो टू फैक्टर है, फैक्टर 1 इज हाइजीन फैक्टर, फैक्टर 2 इज मोटिवेशनल फैक्टर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। बट यू कैन सी द ऑप्शन 1, वो क्या है, एस्पेक्टेंसी थ्योरी। एस्पेक्टेंसी थ्योरी वो भी वन टाइप ऑफ मोटिवेशनल थ्योरी है। इसमें क्या होता है कि यू हैव टू, हमारी जो डिज़ायर है, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उस कंडीशन के ऊपर रिजल्ट भी परफॉर्म करते हैं, तो एस्पेक्टेंसी थ्योरी हो जाती है। नेक्स्ट इज गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में आती है। गोल सेटिंग थ्योरी में इफेक्ट ऑफ सेटिंग गोल ऑन परफॉर्मेंस, किस तरीके से हम परफॉर्मेंस करेंगे, हम गोल सेट करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छा हो, दैट इज गोल सेटिंग थ्योरी। तीसरा में मास्लो हायरार्की थ्योरी, आपको पता है जो ह्यूमन बेसिक नीड है, वो मास्लो हायरार्की थ्योरी का है, वो जो ट्रायंगल रहते हैं,
ठीक है। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी है, दैन वो सारे चीज़। नेक्स्ट विल सी the situation in which individual have excessive worry or belief that they are suffering from a physical illness despite of lack of medical evidence is known as। यहाँ पे बोल रहे ऐसा सिचुएशन है जिसमें कोई भी पर्सन वो ऐसा बिलीव कर रहे कि मुझे बहुत बीमारी है, हम बीमार हैं, बट एक्चुअली में उसका कोई भी मेडिकल एविडेंस नहीं है, कोई भी मेडिकल मीन्स मेडिकल इलनेस नहीं है, बट वो फिजिकली फील कर रहे कि मुझे बीमारी है अंदर। वो एग्जाम्पल ऑफ दैट इज सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है। So somatoform and panic, the pain disorder also phobic and disassociative क्या है? disassociative मतलब जो डिसकनेक्शन हो जाती है बात करने के बीच में, एंड लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन द थॉट, मेमोरी, एक्शन, वो सारे डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर होती है। बट यहाँ पे पूछा है कि फिजिकल इलनेस है बट कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है। सो क्वेश्चन नंबर 9 हम लास्ट एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोला है कि एन ऑर्डर ऑफ प्रेडनिसोलोन रीड टू 10 mg 4 times a day. The dose of child is 2 mg per day. How many pound does the child weight? So यहाँ पे ऑप्शन इज 4th। एंड मेडिकेशन का जो कैलकुलेशन एंड ऑल सेपरेट वीडियो में हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन देखेंगे, इसमें बाकी सब नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो विल डिस्कस अनदर वीडियो ओनली कैलकुलेशन, ड्रग कैलकुलेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन इज 44 पाउंड, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड, इस हिसाब से है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है दैट ऑल्सो यू कैन आस्क मी। सो आप गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।